हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो जैसा कि हमने देखिए लास्ट की पहली क्लास में अकाउंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। अकाउंट सब्जेक्ट है क्या, अकाउंट्स को पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और अकाउंट्स का एक बेसिक बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उसकी एक हिस्ट्री क्या है। ये हमने बेसिक 3 क्वेश्चन पे चर्चा करी थी लास्ट की क्लास में, और मैंने कुछ आपको टिप्स और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करे थे। तो अब उनको ध्यान में रखते हुए हम आज की पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट की क्लास में जो आपकी बुक प्रेफर की जाती है स्कूल में वो आपको बताई थी। टीएस ग्रेवाल बुक है, डीके गोयल है और एनसीईआरटी है। बेसिकली जो मोस्ट प्रेफरेबल बुक है वो टीएस ग्रेवाल ही है। जनरली सभी स्कूलों में टीएस ग्रेवाल को ही लगाया जाता है। डीके गोयल बुक भी लगती है लेकिन कम है उसके कंपैरिजन में, लेकिन बुक वो भी बहुत अच्छी है। टीएस ग्रेवाल के इक्विवेलेंट ही है वो भी, और एनसीईआरटी भी है। तो टीएस ग्रेवाल ही मोस्ट प्रेफरेबल है। तो हम जो यहाँ पर भी पढ़ाई करेंगे अपनी, टीएस ग्रेवाल को ही लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। डीके गोयल के भी क्वेश्चंस ले लेंगे, और कुछ में अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे पता है जिसके बेसिस पर हम कई सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे टाइप्स होते हैं ना, तो मैंने एक टाइप आपसे डिस्कशन कर लिया यहाँ पे क्लास में, तो आप उसी के जैसे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम ऐसे पढ़ाई करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज हमें अब क्या पढ़ना है आज की क्लास से। देखिए हमें पहले नंबर समझना है, हमने लास्ट की क्लास में ये समझा था कि अकाउंट्स जो है सब्जेक्ट वो एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, मोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल कम सब्जेक्ट है। तो एक सिस्टम है अकाउंट्स को समझने का। तो वो सिस्टम क्या है, वो प्रिंसिपल्स क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उन्हीं को हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि देखिए ABCD यहीं से स्टार्ट हो रही है। अकाउंट सब्जेक्ट इससे पहले तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल ABCD से हमें इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट जो होगा वो आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा। एक जर्नली बिल्कुल ABCD की तरह स्टार्ट होगा। तो अब अकाउंट्स की स्टार्टिंग कहाँ से है? कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग है। मैं सबसे पहले नंबर आपसे डिस्कशन करूंगा 3 बेसिक कॉन्सेप्ट कह लो इनको, या 3 बेसिक एजम्पशंस कह लो इनको। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आएंगे तो अकाउंट्स की जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम फिर आगे की पढ़ाई डिस्कशन करेंगे, और फिर आपका प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले आपने ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से सुनना है और समझना है क्या है। क्योंकि जब हमें ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल्स हैं ये समझ में आएंगे पहले नंबर, उसी के बाद हमें आगे की बातें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो समझ में आ पाएंगे, और आप बहुत अच्छे ढंग से इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। तो आइए, तो मेरे साथ में पहले नंबर आप यहाँ पर हेडिंग डालिए। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए आप स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही, कि आपने क्या भी करना है। मैं जर्नली स्टूडेंट्स को ये बात पहले ही कह के चलता हूँ कि एक जो अकाउंट्स का रजिस्टर है, आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग रखना है। एक आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाएंगे अलग से, और एक आप बनाएंगे जिसमें आप न्यूमेरिकल यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये हालांकि मुझे आपको लास्ट क्लास में बताना चाहिए था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं डिस्कशन करा। मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि आपने एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना है और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का रजिस्टर बनाना है। कॉन्सेप्ट में आप सारे कॉन्सेप्ट डालते जाइए जो क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सारे, और प्रैक्टिस में आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। टीएस ग्रेवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, और बाकी सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो यहाँ पर आप एक अलग से रजिस्टर में सॉल्व आउट करेंगे स्टार्टिंग से ही। ये बहुत आपको बेनिफिट देगा। अदरवाइज होता क्या है कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम एक में रख देते हैं ना, तो खिचड़ी सी बन जाती है। वो काम हमें नहीं करना है। स्टार्टिंग से आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले नंबर आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ में। देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग है कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या इनको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स, हम इन प्रिंसिपल सिद्धांतों को समझेंगे पहले नंबर। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझना जरूरी है, तभी हमारी अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट हो पाएगी। चलिए, तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट या पहला प्रिंसिपल क्या है। पहला कॉन्सेप्ट या पहला प्रिंसिपल क्या है, देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स,
बिजनेस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको समझिएगा। यहीं से स्टार्ट होता है अकाउंट्स को समझना पड़ना। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बिजनेस एंटिटी। देखिए यहाँ पर एक पर्सन है, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ इसको क्या है। ये एक पर्सन है, इनका नाम है गुप्ता, ये है गुप्ता जी, और ये गुप्ता जी की है एक दुकान। ये क्या है गुप्ता जी की, ये गुप्ता जी की दुकान है, ये इनकी शॉप है या इनका एक बिजनेस है ये, ठीक है। गुप्ता जी और जो दुकान है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो गुप्ता जी हैं और जो दुकान है उनको बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो गुप्ता जी हैं और गुप्ता जी ने अपनी दुकान, ये शॉप खोली है, ये दोनों बिल्कुल एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए अगर हम वैसे ही कॉन्सेप्ट वाइज बात करें, एक प्रैक्टिकली बात करें, तो हमारे ध्यान में क्या आएगा कि गुप्ता जी और दुकान कैसे अलग है। दुकान को चलाने वाले तो गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता जी कोई और दुकान, ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं। लेकिन नहीं, जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में साफ साफ बताया गया है कि जो गुप्ता जी हैं ये अलग हैं और जो दुकान है इनकी वो अलग है। यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए गुप्ता जी जो भी दुकान में सामान रखेंगे, जो भी रॉ मटेरियल रखेंगे, सामान रखेंगे, इसमें बहुत तरह का अलग अलग सामान रखेंगे शॉप के अंदर में, तो उसकी जो अकाउंटिंग की जाएगी, वो अकाउंटिंग जो की जाएगी, रिकॉर्ड जो बनाए जाएंगे, वो इनकी शॉप को ध्यान में रख करके ही बनाए जाएंगे। मतलब क्या कहने का समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे गुप्ता जी ने दुकान में एक टीवी रख दी है, मान लीजिए गुप्ता जी ने क्या करा, दुकान में टीवी रख दी है, तो टीवी की अकाउंटिंग की जाएगी, टीवी का रिकॉर्ड्स बनाया जाएगा। कितने की खरीदी है, 10,000 रुपीज़ की परचेज करी है मान लीजिए, ये 10,000 की टीवी जो है ये भी रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर गुप्ता जी ने अपने घर पर कोई टीवी परचेज करी है 10,000 रुपीज़ की, तो इसकी हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो गुप्ता जी का पर्सनल मैटर है। ये गुप्ता जी जाने के अपने घर पे ये क्या करते हैं, घर पर अपने जो मर्जी ये करते रहें, अपना जितना मर्जी खर्चा करें, जितने मर्जी कुछ भी सामान खरीदें, उससे दुकान का कोई लेना देना नहीं है। दुकान जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर में जो भी खर्चा होता है, इनकम होती है, उसके लिए ही अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग ये इनकी पर्सनल नहीं की जाएगी, इनका पर्सनल खर्चा, इनकी पर्सनल इनकम के लिए कभी भी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। गुप्ता जी देखिए ऑनर हैं इस दुकान के, क्या है ये ऑनर हैं, इसके बिजनेस के ये ऑनर हैं। लेकिन गुप्ता जी के जो पर्सनल निजी जिंदगी में ये जो कुछ भी करते हैं उसका दुकान से कोई लेना देना नहीं है। दुकान में जो भी खर्चे होंगे, इनकम होगी, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। मैं कुछ और एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए सेकंड एग्जांपल है, देखिए मान लीजिए इनके घर का अपना बिजली का बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेज मान लीजिए 5,000 का इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, और दुकान में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है सेज मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 रुपीज़ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसकी अकाउंटिंग की जाएगी स्टूडेंट्स। इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका घर का मामला, ये घर का मैटर है। जो अकाउंटेंट होता है, आपको पता है एक कंपनी में, एक बिजनेस में अकाउंटेंट रखा जाता है, तो अकाउंटेंट को गुप्ता जी के घर से क्या लेना देना। घर पर ये जो मर्जी करते रहे, जितना खर्चा करे, जितना अलग से कमाई करे। हाँ, दुकान से इनका लेना देना होगा। ये अकाउंटिंग किसकी करेंगे, अकाउंटेंट दुकान की करेंगे। दुकान में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया वो खर्चा माना जाएगा, दुकान में जो टीवी खरीदा वो भी खर्चा माना जाएगा, दुकान में आपने बिक्री करके जो भी कमाया है वो इनकम मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए साफ साफ पहले ही साफ साफ शब्दों में बताया गया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। जो ऑनर है बिजनेस का वो एक अलग है, और जो दुकान है वो उसकी अलग है, उसका बिजनेस ऑनर से सेपरेट है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। और सिर्फ ऑनर ही अलग नहीं है, ऑनर के साथ साथ में और भी जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ हैं,
एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ का मैनेजर है, जो भी हैं वो सब आपके उस दुकान से, उस बिजनेस से क्या है, सेपरेट है, उस कंपनी से सेपरेट है, उस फर्म से सेपरेट है। तो इसलिए यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है स्टूडेंट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ताकि अकाउंटिंग करते वक्त में हमें सबसे पहले नंबर माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि हम अकाउंटिंग किसकी करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग हम कभी भी किसी ऑनर के घर की अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं, हम किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसके बिजनेस की अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसके बिजनेस की, उसके दुकान की हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक बात यहीं से स्टार्ट होती है अकाउंट्स की। तो पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये सबसे बेसिक बात है, इसको आप यहाँ पे नोट करिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिए और ये नोट कीजिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पर। सेकंड और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटिंग करने के लिए, समझने के लिए हमें स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कैसा कॉन्सेप्ट है? देखिए जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में कुछ पैसा लगाया जाता है और फिर बिजनेस में धीरे धीरे करके जैसी ग्रोथ मिलती रहती है, कुछ सामान खरीदा जाता है, खर्चा किया जाता है, बहुत तरह की अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती है। मैंने क्या कहा? अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस को हिंदी में कहा जाता है लेन देन। ट्रांजैक्शन की हिंदी क्या होती है? लेन देन। लेन देन चलता रहता है बिजनेस व्यापार के अंदर में, कभी खरीदा, कभी बेचा, कभी उधार में बेचा, कभी नगद में खरीदा, कभी किसी पार्टी से कुछ कैश मिल गया, कभी कुछ हुआ, और बैंक से भी डील होती रहती है। तो ये ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में लगातार चलती रहती है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन भी दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की मतलब क्या? देखिए ऐसी ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की है और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। इसको ध्यान से समझेगा क्या कह रहा हूं मैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि हमने फर्नीचर परचेज करा। हमने क्या करा? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरा मान लीजिए 15,000 रुपीज़ का। तो फर्नीचर जो खरीदा है हमने, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा जुड़ा हुआ है। साफ साफ हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसका मनी मेजरमेंट कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो फर्नीचर को मनी में मेजर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, इस कॉस्ट को आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, वहीं मैं दूसरी तरफ कहूं कि किसी की ईमानदारी है, किसी पर्सन की ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो मुझे बताइए किसी पर्सन की ऑनेस्टी को क्या हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि कोई पर्सन इतने नंबर का ईमानदार है, कोई पर्सन इतना ऑनेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल, जैसे कोई किसी की कितनी ब्यूटी है, कोई कितना सुंदर है, क्या इसको हम फाइनेंशियली रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन है जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मनी में मेजर ही नहीं किए जा सकते हैं, तो इनको रिकॉर्ड ही हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले नंबर हमें स्टूडेंट्स समझना, दूसरा कॉन्सेप्ट ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहेंगे और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने पहले नंबर ट्रांजैक्शंस को देखना है, लेन देन को देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तभी वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, तभी गुप्ता जी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, अपनी किताब में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक की। चलिए अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इंपॉर्टेंट, और
तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, कोई भी अपना व्यापार करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस करता है, तो जब उसने नींव रख दी बिजनेस की, स्टार्ट उसने कर दिया, तो कोई ऐसा तो नहीं होता है कि एक दिन उसने बिजनेस अपना स्टार्ट करा और अगले दिन वो बंद कर देगा। उसके मन में इच्छा क्या होती है कि मैं लंबे समय तक व्यापार को करूं और अपने व्यापार में खूब मेहनत करूं और इस व्यापार को एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाऊं, अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम ग्रो करता रहूं, है ना। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यापारी होता है वो व्यापार को इनफाइनाइट पीरियड तक लेके जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने टाइम तक वो चलाए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और जर्नली एक एजम्पशन होती है, हर किसी के मन में होता है कि मैं अगर आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको लंबे समय तक लेकर के जाऊँ, उसको ग्रो अप करता रहूँ खूब अच्छे से काम करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो इतने लंबे समय तक काम करता रहेगा तो अपने बिजनेस के बारे में हर किसी के मन में जानने की इच्छा होती है कि मैंने इतने समय तक काम करा तो मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के हर कोई जानना चाहेगा कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे नुकसान हो रहा है। तो इसी वजह से इस पूरे पीरियड को क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हम अपनी पोजीशंस को देख सकें, मेरे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो छोटा सा पार्ट बनाया है, ये पार्ट मैंने एक साल का बनाया है। मान लीजिए जैसे ये है 2017, ये है 2018, ये है 2019 और ये है 2020। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे बिजनेस की जो पीरियड है, जो पूरा टाइम पीरियड है, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक साल के पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर जैसे ही एक साल एंड हो जाएगा तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा, अपनी सारी रिकॉर्डिंग को उठाऊंगा और चेक करूँगा कि मुझे इनकम कितनी हुई है और मेरे खर्चे कितने हो रहे हैं, मुझे कमाई मेरी कितनी हुई है और मेरे एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, खर्चे कितने हुए हैं। दोनों को जब कंपैरिजन करूँगा, प्लस माइनस करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा बनाया जाना जरूरी है ना स्टूडेंट, जहाँ पर हम ये चेक कर पाएँ कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर लॉस हो रहा है हमें। हम अपने बिजनेस की पोजीशन को चेक कर पाएँ, हमारे पास संपत्ति कितनी हो चुकी है, हमारे कर्जे कितने हो चुके हैं, हम इन सबको चेक कर पाएँ ईजिली। तो उसी के लिए पूरी लाइफ टाइम को क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे टाइम पीरियड में बांट दिया जाता है। ये छोटा छोटा टाइम पीरियड क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और ये जर्नली स्टूडेंट अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो एक साल का ही होता है, जर्नली एक साल का ही होता है। आप चाहो तो 6-6 महीने के भी बना सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो क्वार्टरली बना सकते हो, 3-3 महीने का। आप चाहो तो 6 महीने के बाद अपने बिजनेस की पोजीशन चेक कर लो कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। लेकिन जर्नली जो बेसिक एजम्पशन है, जो जर्नली फॉलो किया जाता है एक पीरियड, वो क्या पीरियड है, वो पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एक साल का पीरियड है, वो एक साल बनाया जाता है। और ये एक साल क्या है, आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा कि 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, 31 मार्च तक जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जर्नली एक अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली फॉलो किया जाता है। हर एक बिजनेस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक फर्म में जर्नली यही पीरियड फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक प्रैक्टिकली आपकी लाइफ का ही एग्जाम्पल देता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम स्कूल टाइम में पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल में भी तो ऐसा ही किया जाता है। आपका जो पूरा स्कूल टाइम है उसको भी तो एक एक साल के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी है, पाँचवीं है, छठी है, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 12वीं तक ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ऐसा ना किया जाए, आप पहली क्लास में यहाँ पर आए हैं और आपको पूरे 12 साल की किताबें दे दी जाएं एक ही बार में, तो ज़रा बताइए आपको कैसा लगेगा, आपके मन में क्या बीतेगी। आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा ही मुश्किल है।
आप छठी क्लास में आ गए हैं और छठी क्लास में आपको 12वीं क्लास तक की किताबें दे दी जाएं और आपको कहा जाए कि अब बस यही सारा पढ़ना है आपने यहाँ पे, तो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। इतनी मोटी मोटी किताबें होंगी, इतने सारे रजिस्टर आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसा हो पाना पॉसिबल है, नहीं है। तो हम अपनी भी पोजीशन को पता लगाने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्कूल में भी एक एक साल का पार्ट डिवाइड कर देते हैं और एक साल बाद हम ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारे मार्क्स कैसे आए हैं। अगर मेरे इस साल मार्क्स आए हैं 70+, तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरी कमी कहाँ रह गई है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ क्या, तो मैं अगले साल और मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँगा। ऐसा कब हो पाता है स्टूडेंट, जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के रुकते हो और आप चेक करते हो कि मेरी पोजीशन कैसी है। करेक्ट। अच्छा, ये जो एक एक साल का टाइम पीरियड है, इसको भी तो आप और छोटे पार्ट में बांट देते हो। यूनिट टेस्ट लेते हो अपने, है ना, स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, SA 1 होते हैं, SA 2 होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, फिर बोर्ड होते हैं। तो देखिए एक साल में भी कितने छोटे छोटे पार्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट में अगर कम नंबर आए तो आपके मन में आता है मैं अगले यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा, अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँगा। तो ऐसा जुनून कब आता है, जब हम पूरे लाइफ टाइम को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और अपनी पोजीशन को चेक करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पहले नंबर समझ में आने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपसे कॉन्सेप्ट की ये बात करी है, जो 3 कॉन्सेप्ट आपने अभी समझे हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट आप अपनी TS ग्रेवाल वाली बुक में से एक बार रीड भी कर लीजिएगा। मैंने जो आपसे यहाँ पे चर्चा करी है सारी, यही कॉन्सेप्ट डिटेल में वहाँ पे लिखे हुए हैं, विद एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। तो आप वहाँ से एक बार इनको पढ़ लीजिएगा और अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आती है बुक में से तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा। बाकी जो लाइव स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं वो तो पूछ लेंगे, उनको तो मैं वैसे ही बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये कहाँ पर है आप एक बार देखिएगा, बुक में स्टार्टिंग में ही जहाँ पे प्रिंसिपल्स है वहाँ पे ही दिया गया है। नहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आप वहाँ से डिटेल में एक बार रीड करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमारा देखिए प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होने से पहले हमें 3 वर्ड्स को समझना है। अकाउंट्स को स्टार्ट करने के लिए 3 वर्ड्स को हमें समझना है और ये 3 वर्ड्स क्या है, यहीं से आपकी प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। पहले नंबर ये 3 वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या क्या है 3 वर्ड्स ये, कैपिटल, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, इज इक्वल टू एसेट्स। ये 3 वर्ड्स बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट आपने समझने। ये 3 वर्ड्स जैसे ही आपने समझ लिए तो समझ लीजिए आपकी अकाउंट्स की जर्नी हो गई स्टार्ट। और इन 3 वर्ड्स को अच्छे से समझने से आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर इन्हीं 3 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है, वो मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर है आपको, ठीक है ना। पहले आप ये डिटेल में आप मेरे साथ में समझ लीजिए क्या है, उसके बाद मैं आपको चैप्टर भी डिस्क्लोज करूंगा वो कौन सा चैप्टर है। देखिए एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। यहाँ पे देखो मैंने कुछ ये प्लस माइनस स्टार्ट करा है यहाँ पे करना, और यहाँ इक्वल का वर्ड ये साइन भी मैंने लगाया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली बात अब स्टार्ट होने वाली है। यहीं से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अब स्टार्ट हो जाएगा। पहले इन 3 वर्ड्स को हम समझते हैं। पहला वर्ड्स मैं जो उठा रहा हूँ वो है एसेट्स। पहले हम समझते हैं ये एसेट्स क्या होती हैं। पहले हम समझते हैं एसेट्स क्या होती हैं। देखिए पहला वर्ड लिखिएगा एसेट। देखिए स्टूडेंट, आपने वैसे ये वर्ड शायद सुना होगा कि एसेट्स को हिंदी में हम संपत्ति कहते हैं। संपत्तियां, संपत्तियां मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओगे कि जिसके हम ऑनर हैं, जिसका हम मालिक हैं जिस भी वस्तु के, वो हमारी एसेट होती है। जैसे आप जमीन के अगर मालिक हैं तो वो जमीन आपकी एसेट है। आप कोई प्रॉपर्टी के मालिक हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एसेट है। आप एक पेन के मालिक हो तो पेन आपकी एसेट है। आप अपनी बुक के मालिक हो तो बुक आपकी एक एसेट है। आप घर के मालिक हो तो घर आपकी एक एसेट है।
मतलब आप मुझे कहना चाहते हो कि एसेट हम उसको कहते हैं जिसके हम मालिक होते हैं, जिसका हमारा एक मालिकाना हक होता है, उसको हम एसेट कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सिर्फ एसेट का मतलब इतना ही नहीं होता है। असेट्स के ये आप टाइप्स कह सकते हो, ये सारे टाइप्स हैं। लेकिन असेट्स की डेफिनेशन क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। असेट्स हम उसको कहते हैं जिस भी चीज से हमें बेनिफिट, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी चीज से हमें बेनिफिट मिलता है, टू गेट बेनिफिट और टू बी गेट बेनिफिट, टू बी गेट बेनिफिट्स, जिस भी चीज से हमें बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है, या फिर फायदा हमें मिलेगा, टू बी यानी कि मिलेगा, तो हम उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं, हम उन सभी चीजों को, हम उन सभी ट्रांजैक्शन को एसेट कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर में ना बेसिकली तीन चीजें आ जाती हैं। वो तीन क्या है ये समझिएगा, और उससे आपकी एसेट्स की पूरी डेफिनेशन कवर हो जाएगी। पहली बात इसमें आती है थिंग्स की। कोई भी वस्तु है, लाइक मान लीजिए कार है, आपकी कार है, मोबाइल है, ठीक है ना, हाउस है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है, थिंग्स है। करेक्ट। ये सब चीजें वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं आपकी हैं तो आप कहेंगे ये आपकी एसेट है। और कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों से बेनिफिट्स मिलता है, इन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता ही मिलता है। करेक्ट है ना बात ये, बिल्कुल। तो थिंग्स क्या है, एसेट है। थिंग्स क्या हो गई, आपकी संपत्ति हो गई। अच्छा, दूसरी चीज और क्या होती है, एसेट। अच्छा, इसमें एक बात और समझिएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ ये कार है, कार तो बहुत सारी हैं, रोडों पर बहुत सारी कारें चल रही हैं, तो क्या वो सारी कारें हमारी क्या एसेट होंगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। वो एसेट किसी और के लिए है। वो हाउस जो पड़ोसी का है वो पड़ोसी की एसेट है, वो हमारी एसेट तो नहीं होगी। लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में गुप्ता जी का और उनकी शॉप का, गुप्ता जी का और उनकी शॉप का, जो देखिए गुप्ता जी की भी कार है ना, वो कार भी एसेट नहीं होगी। जो बिजनेस की कार है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, जो बिजनेस की कार है उसी को हम एसेट की डेफिनेशन में डालेंगे। क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, गुप्ता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। हम, बात क्लियर हो रही है? हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अभी हमने समझा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पास जितनी भी एसेट होंगी, कार हो, मोबाइल हो, हाउस हो, वहाँ पर फर्नीचर हो, वहाँ पे सोफा सेट हो, वहाँ पर फैन हो, जो मर्जी हो, लेकिन शॉप में, बिजनेस में, वो ही बिजनेस की एसेट कहलाएगी, बाकी और कोई भी एसेट नहीं होगी। अच्छे से बात क्लियर हो गई है यहाँ तक की? चलिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आपको ध्यान रहे अच्छे से। सेकंड चीज और क्या होती है, देखिए यहाँ पर है ये गुप्ता जी का बिजनेस, समझिएगा इसको ध्यान से। यहाँ पे है गुप्ता जी का बिजनेस और ये है एक पर्सन जो कि इनका है कस्टमर। इनके बिजनेस ने क्या करा, 10,000 रुपए का माल, गुड्स कहते हैं इसको, गुड्स होता है स्टॉक, कुछ स्टॉक इन्होंने दुकान से निकाल करके इनको सेल कर दिया, बेच दिया, 10,000 रुपए का माल। और इन्होंने कहा, कस्टमर ने कहा कि मैं आपको है ना आने वाले टाइम में पैसा दे दूंगा, मेरे पास में अभी पैसा नहीं है। गुप्ता जी के बिजनेस ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कुछ टाइम बाद में दे देना। इस सेल को स्टूडेंट कहते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में बेचना। तो यहाँ पे बिजनेस ने क्या करा, कस्टमर को उधार में माल बेचा है। उधार में जब माल बेचा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बिजनेस का कस्टमर बन जाएगा। ये बिजनेस का क्या बन जाएगा, कस्टमर, ग्राहक, इन्हीं को ग्राहक कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं, कस्टमर को अकाउंट्स लैंग्वेज में कहा जाता है डेटर। क्या कहते हैं इसको, डेटर। डेटर को हिंदी में कहा जाता है देनदार। ये जो नया पर्सन जिसको 10,000 का माल बेचा है, ये इन फ्यूचर में बिजनेस को 10,000 रुपये लौटा के देगा, इसलिए इसको कहा जाता है देनदार यानी देने वाला। तो ये डेटर कहलाता है, अकाउंटिंग वर्ड में इसको डेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस के डेटर हो गए क्या, क्रिएट।
ये डेटर भी देखिए स्टूडेंट एसेट है ना। कैसे एसेट है ये? क्योंकि डेटर से बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा। अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई कि एसेट क्या होती है, या तो आपको बेनिफिट्स मिल गया है या फिर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो डेटर से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, पैसा इन फ्यूचर में मिलेगा। आपने तो सामान बेच दिया लेकिन पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो डेटर भी आपकी क्या हो गई? एसेट हो गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए, तीसरी चीज क्या होती है जो एसेट की डेफिनेशन में आएगी? तीसरा होता है प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझेगा ध्यान से, ये क्या है देखिए। ये है हमारा बिजनेस। हमारे बिजनेस में कई तरह के खर्चे होते हैं। लाइक मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल का मैं खर्चा ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार बिल आया 10,000 रुपये का निकल के। मैं ये यहाँ पर गुप्ता जी गए कहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर में गए और उन्होंने क्या करा, 10,000 रुपये का बिल तो पे करा ही करा, लेकिन उन्होंने कुछ एडवांस में पेमेंट भी कर दी। एडवांस में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए। ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एडवांस पेमेंट उन्होंने और कर दी 1,000 रुपये की, और एडवांस खर्चे भी पे किए जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको कोचिंग का एग्जांपल दूं तो कोचिंग में आप देखते हो टीचर्स बहुत सारे एडवांस पेमेंट डिमांड करते हैं स्टूडेंट से, और बहुत सारे स्टूडेंट एडवांस पेमेंट कर भी देते हैं। तो एडवांस पेमेंट कर देना, एडवांस खर्चा कर देना क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड यानी पहले दे देना। प्रीपेड मतलब पहले ही दे देना, एडवांस में दे देना। और जरा ध्यान से बताइएगा, अगर बिजनेस ने एडवांस में कुछ एक्सपेंस पे कर दिया है तो उसको बेनिफिट इन फ्यूचर में मिलेगा ना। उसको बेनिफिट्स फ्यूचर में क्या होगा? रिसीव होगा। क्योंकि आपने अगर खर्चा पहले कर दिया तो बेनिफिट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, प्रैक्टिकली एग्जांपल है, देखिएगा। प्रैक्टिकली एग्जांपल एक और है। जैसे देखिए मोबाइल का हम रिचार्ज कराते हैं। कौन सा? प्रीपेड वाला होता है ना, प्रीपेड प्लान होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंपनीज को ऑलरेडी पैसा पे कर देते हैं। 1 महीने का प्लान हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का होता है, 1 साल का हो सकता है। जो मन आपका करता है आप वो प्लान परचेज कर लेते हो, लेकिन एडवांस में आपको क्या करनी पड़ती है? एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। 1 महीने का मान लीजिए आपने प्लान खरीदा, तो 1 महीने का मान लीजिए 100 रुपये का आपने प्लान परचेज करा, 100 रुपये आपने एडवांस में दे दिए। अब आपको सर्विसेज मिलती रहेंगी किस रूप में? टॉक टाइम रूप में। टॉक टाइम मिलता है। जैसे ही आपने 10 रुपये की बात कर ली तो 10 रुपये का आपका क्या हो गया? ये टॉक टाइम कम हो जाएगा, और अभी भी आपको 90 रुपये की सर्विसेज मिलेगी फ्यूचर में। फिर आपने मान लीजिए 20 रुपये की और टॉक टाइम आपने यूज़ कर लिया उसको, तो अब आपको 70 रुपये का और फ्यूचर में बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी कि अल्टीमेटली जो आप प्रीपेड एक्सपेंस करते हो उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता ही मिलता है। ये बेनिफिट्स मिलना फ्यूचर में, ये भी आपकी एसेट है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ये एसेट की फुल डेफिनेशन है। एसेट्स में बेसिकली ये 3 बातें आती हैं। एक है थिंग्स, कोई भी वस्तु। एक हो गया कस्टमर यानी डेटर, जिसको हम अकाउंट्स में कहते हैं। और एक हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी एडवांस में पेमेंट कर देना, एडवांस में खर्चा चुका देना। तो बेनिफिट्स कहीं मिल जाता है हमें, बेनिफिट्स या फिर फ्यूचर में हमें मिलता है। ये सारी हमारी एसेट्स कहलाती है। तो स्टूडेंट इतना हो गया क्लियर? चलिए, तो अब हम सेकंड वाले वर्ड्स को समझते हैं। सेकंड वर्ड मैं लेता हूं उन 3 वर्ड्स में से, जो है सेकंड वर्ड हम समझना स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटीज को। ये लाइबिलिटीज क्या होते हैं? देखिए सिंपल वर्ड्स में इसको कहा जाता है कर्जे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हम कर्जे कहते हैं। जो बिजनेस के ऊपर कर्जे हैं वो सारी लाइबिलिटीज हैं। और लाइबिलिटीज की जो हिंदी हो जाती है वो हो जाती है, इसको हम दूसरे वर्ड्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कह सकते हैं। जो अल्टीमेटली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब लाइबिलिटीज हैं। जो उत्तरदायित्व हैं, उत्तरदायित्व हिंदी का बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, उत्तरदायित्व। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइबिलिटीज हैं ये भी 3 तरह की हो सकती हैं। ये 3 टाइप की हो सकती हैं। जैसे अभी हमने एसेट को समझा, ऐसी फुल डेफिनेशन इनकी 3
वर्ड्स को समझ करके होगी कि लायबिलिटी क्या क्या है। देखिए सबसे पहले नंबर आता है इसमें लोन। सबसे पहले क्या आता है इसमें? लोन। जब भी गुप्ता जी किसी भी पर्सन से लोन लेंगे या बैंक से लोन ले लेंगे अपने व्यापार को चलाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो वो लोन बिजनेस की क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि क्या ये लोन बिजनेस को आगे के टाइम में देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। सेज मान लीजिए मैं 10,000 रुपीज़ का लोन लेता हूँ बैंक से, किसी भी बैंक से, तो ये बैंक को हमें इन फ्यूचर में वापस तो करना ही पड़ेगा, और वो भी विद इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी इसके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो देखिए जो भी पैसा हमारा नहीं है, जो पैसा हम बाहर से लेते हैं या किसी पर्सन से लेते हैं, चाहे वो बैंक से लेते हैं, वो पैसा हमें इन फ्यूचर में लौटाना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें उसको रिटर्न करना ही करना पड़ेगा। वो पैसा हमारा कर्जा है और उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? अपनी लायबिलिटीज़ कहेंगे। वो लायबिलिटीज़ होती हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें लोन का। ओके है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है आपका क्रेडिटर्स। ये क्या वर्ड है? ये तो बिल्कुल नया वर्ड है हमारे लिए। देखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हम उधार में माल परचेज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। ये क्रेडिटर जो है अकाउंट्स का एक नया वर्ड है। देखिए यहाँ पर है ये बिजनेस, ये व्यापार बिजनेस, और यहाँ पर है एक दुकानदार, ये है एक शॉपकीपर अलग से। बिजनेस में कुछ सामान चाहिए बेचने के लिए, तो हमने क्या करा? हमने इस दुकानदार से अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान परचेज कर लिया। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का ये सामान हमने खरीदा, लेकिन ये सामान हमने कैसा खरीदा? उधार में खरीदा है। हमने कहा कि हम आपको 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आपका पैसा ये लौटा देंगे, चुका देंगे। तो हमारा पैसा तो नहीं है ना 10,000 रुपये। जो हमने सामान खरीदा है वो हमारा तो नहीं है। हमें वो पैसा कभी ना कभी कल परसों तरसों में लौटाना पड़ेगा। और ये जो शॉपकीपर है ये बिजनेस के लिए क्या कहा जाएगा? इसको हम कहेंगे अपना क्रेडिटर। ये क्रेडिटर जनरेट हो जाते हैं जैसे ही हम उधार में किसी से माल खरीदते हैं या फिर कुछ पैसा ले लेते हैं। ये कहलाता है हमारा क्रेडिटर। इसको हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट लेनदार। लेनदार क्यों कहा जा रहा है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पैसा आगे चल के इसको वापस करना है, लौटाना है इसका पैसा इन फ्यूचर में। तो ये हमारा लेनदार है। और जो भी पैसा हमें लौटाना पड़ता है या फिर जो सामान हमें वापस लौटाना पड़ेगा जो हमारा नहीं है, वो सब हमारे क्या है? वो सब हमारी लायबिलिटीज़ ही हैं। इसलिए सेकंड वर्ड लायबिलिटीज़ में आता है क्या? क्रेडिटर्स। तो सिंपली क्रेडिटर्स कौन हो गए? जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो वो फ्यूचर में हम लौटाएंगे पैसा, तो वो हमारे जनरेट हो जाते हैं वहाँ पे क्रेडिटर्स, लेनदार। थर्ड इसमें क्या आ जाता है? थर्ड एक वर्ड आता है इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कैसे खर्चे हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था बिजनेस। बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मान लीजिए इनका बिल आया है ₹10,000 का, और इसकी ड्यू डेट है। आप जनरली देखते होंगे कि हर बिल की कोई ना कोई ड्यू डेट होती है कि हमें लास्टली इसको कब तक पे आउट करना है, कब तक चुकाना है ये। तो मान लीजिए इसकी ड्यू डेट जो आ रही है वो 10वें दिन पर आ रही है, टेंथ डे पर आ रही है। अब आपने क्या करा कि 10वें दिन तक इसको पे नहीं करा, आपने चुकाया नहीं, ना इसकी ऑनलाइन पेमेंट आपने करी, ना दफ्तर में आप गए और आपने चुकाया नहीं। तो देखिए ये जो पैसा है, क्या ये पैसा हमें चुकाना पड़ेगा? नहीं चुकाना पड़ेगा। ये हमारा खर्चा है अल्टीमेटली, और इस खर्चे को हम जब तक नहीं चुकाते हैं तब तक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारा उत्तरदायित्व होगा कि हम इसको चुका दें, हम इसको पे कर दें। तो अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर कैसा खर्चा है? ये खड़ा खर्चा है। खड़ा खर्चे को इंग्लिश में कहा जाता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ आउटस्टैंडिंग है ये। इसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग खर्चे। तो जब हमारे ऊपर कुछ खर्चा ऐसा चढ़ा हुआ तो कर्जा ही तो है ये, और कर्जे क्या कहलाते हैं अकाउंटिंग वर्ड्स में? लायबिलिटीज। तो इनको हम लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 3 वर्ड से हमारी ये जो नई अकाउंटिंग टर्म्स है ये कंप्लीट हो जाती है।
लाइबिलिटीज़ में जर्नली ये 3 वर्ड्स आते हैं। एक हो गया लोन, चाहे आप लोन किसी पार्टी से लो, किसी पर्सन से लो, या फिर आप बैंक से लो, वो आपके ऊपर कर्जे हैं। दूसरा आता है क्रेडिटर्स, जिनसे भी आपने उधार में माल खरीदा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपके क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये हमारा माल नहीं है, हमें इसके रिगार्डिंग आगे चल के पेमेंट करनी है, इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है, हमारे कर्जे हैं। और तीसरा आता है आउटस्टैंडिंग खर्चे, यानी ऐसे खर्चे जिनको अभी तक हमने पे आउट नहीं करा है, वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और ये हमारे कर्जे ही हैं, हमारे बिजनेस के कर्जे हैं, हमारी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ है। ओके हो गई बात। तो ये दूसरी अकाउंटिंग टर्म्स हो गई कंप्लीट। अब एक छोटी सी अकाउंटिंग टर्म रह गई है तीसरी, जो मैंने ऊपर लिखी थी। क्या लिखा था मैंने ऊपर? कैपिटल भी लिखा था। अब तीसरा वर्ड्स हम समझते हैं, कैपिटल। देखिए जी, ये हैं बड़े हंसते खिलते गुप्ता जी। गुप्ता जी बड़े खुश हैं कि मैंने अपना बिजनेस खोला है, मैं करूँगा व्यापार, मैंने खोली है दुकान, बहुत अच्छे से मैं दुकान को चलाऊँगा। लेकिन दुकान ऐसे तो चल नहीं जाएगी, बिजनेस ऐसे ही तो चल नहीं जाएगा। गुप्ता जी को क्या करना पड़ेगा, बताइए ज़रा। गुप्ता जी को सबसे पहले व्यापार में पैसा लगाना पड़ेगा, कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट पैसे तो कुछ भी नहीं चलता है, तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको। तो मान लीजिए गुप्ता जी ने बिजनेस के अंदर में 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इन्होंने, ठीक है। ये जो 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, अगर मैं आपको कहूं कि बिजनेस को क्या मिला, तो आप क्या कहोगे? बिजनेस को मिल गया कैश। बिजनेस को क्या मिल गया? कैश मिल गया 1 लाख रुपए का। अच्छा, बिजनेस के लिए तो ये कैश है, और कैश क्या है? कैश बिजनेस की एसेट ही तो होगी। कैश क्या है? कैश बिजनेस की एक एसेट होगी, एक संपत्ति है। लेकिन जो गुप्ता जी ने यहाँ पे पैसा लगाया है, ये पैसा जो 1 लाख रुपए है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे कैपिटल। इसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में कहा जाता है पूंजी। कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। कि गुप्ता जी ने पूंजी कितनी लगा दी व्यापार के अंदर में। तो देखिए, बिजनेस में क्या आया, आपने मुझे बताया कि बिजनेस के अंदर में कैश आ गया, लेकिन गुप्ता जी ने जो ये पैसा लगाया है, यानी ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस बिजनेस को बिजनेस के लिए कैपिटल कहा जाता है। देखिए, कैश तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन जो ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, एक मालिक, एक्चुअल में जो मालिक है बिजनेस का, वो जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसी पैसे को कैपिटल कहा जाता है। और कैपिटल जो होती है वो अल्टीमेटली ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। कैपिटल किसको शो कर रही है? ऑनर को। जब भी आप कैपिटल अकाउंट देखो, समझ जाना कि ये ऑनर का अकाउंट है, ये किसी ऑनर का अकाउंट है। तो बात समझ में आ रही है कि कैपिटल किसको कहा जाता है? जब भी एक्चुअल व्यापार का जो ऑनर है वो व्यापार के अंदर में पैसा लगाएगा तो उसको कैपिटल कहा जाता है, और व्यापार के अंदर कैश बढ़ जाता है। बस इतनी सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कैपिटल की। चलिए, अब मैंने देखिए जो ये 3 वर्ड्स लिखे हैं, इनका रोल क्या है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। और आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनाई थी। क्या लिखा था मैंने स्टार्टिंग में? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये लिखा था मैंने। अब ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज अगर हम इनका टोटल कर दें तो वो एसेट्स के बराबर होती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसी इक्वेशन क्यों बनाई गई है? पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ कि इस इक्वेशन का नाम क्या है। इस इक्वेशन को कहा जाता है स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहा जाता है इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में कई सारी इक्वेशन पढ़ी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसी ढेरों सारी आपने इक्वेशन करी है, इनको सॉल्व आउट आपने करना सीखा है। तो जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है स्टूडेंट, वैसे ही अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है वो ये है। वैसे ही अकाउंट्स की क्या इक्वेशन है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर एसेट। अब ये ऐसा होता क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो समझिएगा ऐसा होता क्यों है। देखिए, गुप्ता जी ने कुछ व्यापार में पैसा लगाया। कितना लगाया? 1 लाख रुपए लगाया। ये मैंने ले लिया कैपिटल, इसको कैपिटल कहते हैं, अभी आपने समझा। जैसे ही व्यापार में गुप्ता जी ने पैसा लगाया तो व्यापार के अंदर में कैश आ गया, यानी एसेट आ गई, और एसेट कितने से बढ़ गई? 1 लाख से बढ़ गई।
बिल्कुल बात करेक्ट है। अच्छा, अगर गुप्ता जी को लग रहा है कि मेरा व्यापार इतने पैसों से अच्छा नहीं चल पाएगा, तो गुप्ता जी ने सोचा कि मैं बैंक से कुछ लोन ले लेता हूँ या किसी पर्सन से कुछ लोन ले लेता हूँ। मान लीजिए गुप्ता जी ने 30,000 रुपये का लोन ले लिया। तो आप मुझे बताइए, ये लोन उनका पैसा तो है नहीं है, ये लोन का पैसा तो उनको चुकाना पड़ेगा अल्टीमेटली इन फ्यूचर में। और जो भी पैसा चुकाना पड़ता है, जो पैसा अपना नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको तो हम लाइबिलिटीज कहते हैं, उसको तो हम कर्जा कहते हैं। यस, तो ये लोन क्या है? लाइबिलिटी है। जैसे ही ये लोन ले लिया है गुप्ता जी ने 30,000 रुपये का, वैसे ही उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, क्योंकि ये लोन लिया किसके लिए? बिजनेस के लिए तो लिया है, व्यापार चलाने के लिए तो लिया है। तो यहाँ पे तो अल्टीमेटली कैश बढ़ेगा ना, तो बिजनेस के अंदर में लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी और यहाँ पे आपका क्या बढ़ जाएगा? पैसा बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 30,000 रुपये का पैसा और आ जाएगा व्यापार के अंदर में। लेकिन ये पैसा व्यापार का नहीं है, ये व्यापार को अल्टीमेटली इन फ्यूचर में चुकाना है, पे आउट करना है। और जो भी चुकाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो जरा ध्यान से गौर कीजिए, यहाँ पर आप जरा ध्यान से गौर कीजिए। यहाँ पे 1,00,000 रुपए है, यहाँ पे 30,000 रुपये। दोनों को अगर आप प्लस करो तो कितना बनेगा? 1,30,000 रुपये बनेगा। और जरा यहाँ भी देखो कि कितनी एसेट है, यहाँ भी तो 1,30,000 की एसेट है। तो देखिए ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? और ये हमेशा स्टूडेंट इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होगा ही होगा। और बिल्कुल लॉजिक बनता है, बिल्कुल सिंपल सी बात बनती है कि कुछ पैसा तो ऑनर ने व्यापार में इन्वेस्ट करा है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और कुछ पैसा ऐसा होगा जो बाहर से लिया गया होगा, उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। और वो पैसा अल्टीमेटली एसेट के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट करा गया है, वो कैश है, कैश एसेट होती है। तो ये हमेशा स्टूडेंट इक्वल होगा ही होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट हमेशा होगा। ये क्लियर हो गई स्टूडेंट बात? ये इसलिए इसको कहा गया है अकाउंट्स के अंदर में क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको और समझा देता हूं, जिससे और क्लियरिटी मिल जाए हमें। देखिए और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गुप्ता जी ने कुछ बिजनेस में, मान लीजिए इस बार एग्जांपल चेंज करते हैं, गुप्ता जी ने कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर में, और वो पैसा जो इन्वेस्ट करा है वो है 50,000 रुपये। इसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल बोलोगे, ठीक है। मान लीजिए इस बार गुप्ता जी ने है ना क्या करा, क्रेडिटर से, क्रेडिटर कौन? जिससे उधार माल खरीदा जाता है, क्या करा गुप्ता जी ने? कुछ है ना स्टॉक खरीद लिया। मान लीजिए दाल चीनी खरीद ली और उधार में खरीद ली। उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्यूचर में पैसा दे दूंगा। तो दुकान में जर्नली यही सारा रखा जाता है, दाल चीनी आटा ये सब चीज़ें। उन्होंने ये अनाज खरीद लिया और ये अनाज उन्होंने उधार में खरीदा। मान लीजिए ये खरीदा है 30,000 रुपये का। और आप ये बात जानते हो ये अनाज अभी उनका नहीं है, ये वो ऑनर नहीं है इसके। तो ये क्या हो गई? उनकी लायबिलिटी हो गई, कर्जा चढ़ गया उनके ऊपर में, ठीक है। और यही सारा का सारा उन्होंने व्यापार में इन्वेस्ट करा है। कुछ तो उनका खुद का पैसा है जिसको आप कैश कहोगे, और कैश में कितना लिख दोगे? 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, खुद का पैसा लगा दिया। और साथ ही साथ उन्होंने स्टॉक भी लगा दिया इस बार। तो स्टॉक यानी गुड्स, गुड्स कितना लगा दिया उन्होंने? 30,000 रुपये की दालचीनी वगैरह लगा दी। ये 30,000 रुपये का स्टॉक इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने। तो ये भी तो एसेट ही है बिजनेस की, स्टॉक, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 80,000 हो गया और यहाँ पर भी 80,000 हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आ रही है? ये इक्वेशन हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि ये लॉजिक बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है। और इसी इक्वेशन को स्टूडेंट क्या कहा गया है यहाँ पर? अकाउंटिंग इक्वेशन। और यही चैप्टर है जो मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है कि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है और असेट क्या है। और एक इक्वेशन भी आपको समझा दी है कि ऐसा क्यों होता है। इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। और यही स्टूडेंट आपका एक अकाउंट्स को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल बेसिक एक चैप्टर है। और आप चैप्टर देखिएगा, जनरली आपका 6ठा या 7वां चैप्टर होगा आपकी टी.एस. ग्रेवाल बुक में। अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम पर साफ साफ मेंशन है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर जर्नली कोई अकाउंट्स की लंबी चौड़ी डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं ना स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपसे स्टार्ट करी हैं। अब ये आपका चैप्टर इन्हीं 3 वर्ड्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपको ये 3 वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए, अभी यहाँ पे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी,
जो भी डाउट होगा मैं आपसे लाइव क्लास में जुड़ूंगा, वहाँ पे आप डाउट्स मुझसे पूछेंगे ही पूछेंगे। और कमेंट्स मुझे कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी आपके मैं डाउट्स देखूंगा कैसे डाउट आ रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पर भी हेल्प कर दूंगा, बेझिझक आप पूछ लीजिएगा मेरे से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है और इन्हीं 3 वर्ड्स के ऊपर ये चैप्टर टिका हुआ है। ये समझ लीजिए कि आपका ये 90% चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया, अगर आपको ये 3 वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बस करना क्या है, हमें बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके चलना है। अब हमें चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा आपका ये। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर चैप्टर का, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और हमने बेसिकली 90% इस चैप्टर को कर भी दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम कुछ कॉन्सेप्ट और समझेंगे और फिर क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे करना आपकी टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल वाली बुक से। आपको जो भी दिक्कत आती है आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइव क्लास में तो आप जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास से हम करेंगे आगे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट। और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।